काठमांडू की सड़कों पर शोर बढ़ रहा है, राजा लाओ हिंदू राष्ट्र बनाओ। लेकिन क्या इस शोर के पीछे एक और सच्चाई छुपी है? क्या सच में नेपाल को फिर से राजा की ज़रूरत है? अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? मधेसियों पर, अन्य धार्मिक समुदाय पर या पूरे देश की राजनीति पर? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं, इतिहास के गहराइयों में जाकर और वर्तमान की घटनाओं को समझकर। नेपाल की राजनीति हमेशा से ही उथल पुथल से भरी रही है। राजशाही के समय मधेसी को नेपाल का नागरिक मानने से इनकार किया गया था। उन्हें सरकारी नौकरियां, प्रशासन और यहाँ तक कि राजनीति में भी जगह नहीं दी गई। यही कारण से आज तक मधेसी प्रधानमंत्री नहीं बने। 1951 में जब राणा शासन का अंत हुआ और प्रजातंत्र आया, तब लगा कि नेपाल एक नया सफर तय करेगा, लेकिन फिर भी मधेसियों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता रहा। 1960 में राजा महेंद्र ने संसद भंग कर पंचायती शासन लागू कर दिया। इसके बाद मधेसियों को हालत और खराब हो गई। जब 1990 में प्रजातंत्र की वापसी हुई, लेकिन मधेसियों को बराबरी का हक अब भी नहीं मिला। फिर 2001 में राजमहल हत्याकांड ने देश को हिला दिया और 2008 में नेपाल ने राजशाही को पूरी तरह से खत्म कर गणराज्य बनाने का फैसला किया। अगर इतिहास देखें तो राजशाही के दौर में सत्ता जनता के हाथ में नहीं था, बल्कि राजा और उनके करीबी लोगों के पास थी। क्या नेपाल दोबारा उसी दौर में जाना चाहेगा? लेकिन क्या यह फैसला सबके लिए सही था, खासकर मधेसियों के लिए? 1950 के दशक में मधेसी किसानों को अपनी ही जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया था। सरकार ने नई भूमि सुधार कानून लाए, लेकिन इनका फायदा पहाड़ी इलाकों के लोगों को ज़्यादा मिला। मधेसी किसानों को उनकी ज़मीन से बेदखल किया गया और उनकी शिकायत कभी सुनी ही नहीं गई। क्या हम फिर से उसी इतिहास को दोहराने जा रहे हैं? मधेसियों की कहानी हमेशा से ही संघर्ष की रही है। नेपाल की राजनीति में मधेसियों को लंबे समय तक सत्ता में आने नहीं दिया। 2007 और 2008 के मधेश आंदोलन के बाद ही मधेसी को कुछ हद तक ही पहचान मिली, लेकिन क्या यह पहचान अस्थायी थी या सिर्फ एक दिखावा था? 2006 में नेपाल के नए संविधान की चर्चा शुरू हुई, लेकिन जब यह लागू हुआ तब मधेसियों ने पाया कि उन्हें अब भी नागरिकता और सरकारी नौकरी में समान अधिकार नहीं मिले हैं। क्या यह एक संयोग था या एक सोची समझी रणनीति थी? आज काठमांडू के सड़कों पर फिर से नारे लग रहे हैं, राजा लाओ हिंदू राष्ट्र बनाओ। लेकिन इस बार हालात अलग है। नेपाल अब पहले जैसा नहीं रहा। लोकतंत्र का एक लंबा सफर तय किया जा चुका है, लेकिन अगर राजशाही वापस आती है तो क्या मधेसियों को उनकी अधिकार मिलेंगे? हाल ही में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि नेपाल को फिर से एकजुट करने के लिए राजशाही जरूरी है। लेकिन क्या यह एकजुटता सबके लिए है या सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राजा की ही ज़रूरत है? दुनिया में कई धार्मिक बहुल देश है, लेकिन वे लोकतांत्रिक है, तो फिर नेपाल में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अगर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना ही है तो क्या यह बिना राजशाही के संभव नहीं है? क्या लोकतंत्र और हिंदू राष्ट्र एक साथ नहीं चल सकते? और अगर नेपाल हिंदू राष्ट्र बनता है तो क्या इससे मधेसी और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे? क्या गारंटी है? नेपाल इस वक्त एक क्रॉस रोड पर खड़ा है। एक रास्ता लोकतंत्र और समानता की ओर जाता है, जबकि दूसरा अतीत की ओर वापस ले जाते हैं। सवाल यह है कि नेपाल किस दिशा में जाएगा और इसमें मधेसियों की भूमिका क्या होगी? आप क्या सोचते हैं? क्या नेपाल को फिर से राजा की ज़रूरत है या लोकतंत्र ही इसका भविष्य है? हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक सवाल है जो नेपाल के भविष्य को तय करेगा। अगर आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी समझ सके। प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। अगर आप हमें कमेंट में कहते हैं तो मैं मधेश इतिहास की फुल डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाकर लाऊंगा। देखने के लिए धन्यवाद।